Assalamu alaikum. Please let me know if you can hear me clearly so that we can start our class. Can you hear me? यस मैम। ठीक है। हम अब कल से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था हीट एक्सचेंजर्स के बारे में, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर के बारे में किसी कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी क्लासिफिकेशन की टाइप जो समझ ना आई हो, कोई भी इशू? नो मैम। आर यू श्योर? क्योंकि इसके बाद दोबारा से ये सब चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, फिर हम आगे एडवांस चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो अगर छोटी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आस्क मी टुडे। फिर हमारा अभी न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कल हमने बात की थी अपने डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के बारे में। हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू द कंस्ट्रक्शन, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल स्टेट, विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो डायरेक्शन एंड फ्लो अरेंजमेंट। ठीक है, आज हम उसी को ही फर्दर हम स्टडी करेंगे। हम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरह से एनालाइज करते हैं अपने हीट एक्सचेंजर्स को और किस तरह से हम डिज़ाइनिंग करते हैं उनकी। ठीक है, अभी आज जो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगी वो हम आज करेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, जो आज की हमारी क्लास है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स की टाइप यूज़ होती हैं, उसमें दो होती हैं, एक काउंटर फ्लो और एक पैरेलल फ्लो। क्रॉस फ्लो हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर कूलिंग टावर्स या फिर ड्रायर्स वगैरह, लेकिन जो बेसिक हमारे पास होती है वो सिर्फ हमारे पास पैरेलल और काउंटर फ्लो ही कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, जब अगर हम बात करते हैं अपने पैरेलल फ्लो की या काउंटर फ्लो की, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल भी उसके हिसाब से वेरी करेगी। अगर पैरेलल फ्लो है तो हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल डिफरेंट होगी, और अगर हमारे पास काउंटर फ्लो है तो हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम पहले प्रोफाइल की बात करेंगे, देन हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करेंगे, और उसके बाद हम लॉग मीन टेम्परेचर की बात करेंगे। अभी हम इस फिगर को देखते हैं। ये हमारे पास फिगर है। ये हमारे पास कौन सा हीट एक्सचेंजर है, कोई मुझे बता सकता है बाय लुकिंग एट द पिक्चर? कैन यू टेल पैरेलल। कि कौन सा है? पैरेलल नहीं, विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन। शेल एंड ट्यूब। नहीं, डबल पाइप, बिल्कुल ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। शेल एंड ट्यूब नहीं, शेल एंड ट्यूब के अंदर एक शेल होगी और एक से ज्यादा ट्यूब्स होंगी, तो दो ट्यूब्स होंगी या तो 4 होंगी या मल्टीपल होंगी। ठीक है, ये डबल पाइप। जी लेकिन बेटा। इसमें तो ट्यूब तो सर्कल होती है, लेकिन यहाँ पर तो शेल टाइप है। बेटा, ट्यूब उसको हम डबल पाइप हम इसलिए कह रहे हैं कि वो पाइप की तरह होती है, एक पाइप के ऊपर ओवर दूसरी पाइप होती है। ये शेल नहीं है। अब ऑब्वियसली पाइप है, जब ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, फ्लो दिखाने के लिए उन्होंने इसका कंस्ट्रक्ट किया है। जब हम कल देख रहे थे डबल पाइप के लिए, कल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो उसके अंदर यही था कि काफ़ी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बड़ा पाइप था, और कहीं ना कहीं से तो फ्लो इनलेट करवाओगे ना आप पाइप का, तो फ्लो इनलेट आप कहीं ना कहीं से तो करवाओगे, तो इसे फ्लो इनलेट को दिखाने के लिए इन्होंने शो किया है। तो वो होता डबल पाइप की है, क्योंकि अगर शेल होता तो शेल बहुत हमारे पास थिक होता है, उसकी हमारे पास डायमेंशन उसकी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डबल पाइप। इसकी डायमेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसको यू विल कंसिडर एज डबल पाइप। शेल को आप इमेजिन करो ना, शेल है वो पूरा, यानी कि बड़ा हॉलो सिलेंडर है और उसके अंदर काफ़ी सारी ट्यूब्स रन कर रही है। डबल पाइप के अंदर बड़ा हॉलो सिलेंडर नहीं होगा, पाइप की थिकनेस जितना हमारे पास सिलेंडर होगा, और उसके अंदर एक और पाइप हमारे पास फ्लो कर रहा होगा या रन कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, हम ये बात करते हैं डबल पाइप हमारे पास है। फ्लो के हिसाब से बताया जाए तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल फ्लो, क्योंकि हमारे पास हॉट एंड कोल्ड जो हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो आउटर पाइप है, इसके अंदर हमारे पास कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इनर पाइप में हॉट। या हमारे पास वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आउटर में हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो करे और इनर में हमारे पास कोल्ड। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर हम ये करते हैं कि आउटर में कोल्ड हो और इनर में हॉट हो,
क्योंकि हॉट हमारे पास एनर्जी जितनी भी ट्रांसफ़र करे वो सारी की सारी कोल्ड में करे। अगर आपके पास सराउंडिंग्स में हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा तो हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपनी एनर्जी अंदर वाले पाइप को भी ट्रांसफ़र करेगा, अंदर वाले पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसको भी ट्रांसफ़र करेगा, और जो आपके पास सराउंडिंग है उसको भी हीट ट्रांसफ़र करेगा। तो सराउंडिंग में जब हीट ट्रांसफ़र करेगा तो लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो टू अवॉइड द हीट लॉस हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हॉट हमारे पास जो फ्लूइड है वो हमारे पास इनर पाइप से फ्लो करे और जो कोल्ड फ्लूइड है वो आउटर पाइप से करे। बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पास दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल की। ठीक है, हम पहले इनलेट की बात करते हैं। सही है, ये हमारे पास कोल्ड का इनलेट है, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, इनलेट का टेम्परेचर हमने इसको लेबल कर दिया है TC1। C1 हमारे पास एक्सप्रेस कर रहा है कोल्ड का इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से कोल्ड का आउटलेट टेम्परेचर है, हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, TC2। ये हमारे पास क्या बता रहे हैं, कोल्ड का आउटलेट टेम्परेचर, C बता रहे हैं कोल्ड। ठीक है, लाइकवाइज हम अपने हीट टेम्परेचर्स की बात करते हैं हॉट स्ट्रीम की। हॉट स्ट्रीम का इनलेट हमारे पास यहाँ पर है, इसका हमारे पास टेम्परेचर क्या है, TH1। H हमारे पास सिग्निफाई कर रहा है हॉट स्ट्रीम को। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड एंड पे क्या है, TH2। H2 हमारे पास क्या सिग्निफाई कर रहा है, हॉट स्ट्रीम का आउटलेट टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर प्रोफाइल बनाते हैं अक्रॉस द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर की लेंथ है, इस लेंथ के अक्रॉस हम अपनी टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया लेंथ वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास बिल्कुल बिगनिंग में इनलेट पे हमारे पास हॉट का टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, विच वुड बी TH1। सही है, ऑब्वियसली बात है ना, हॉट स्ट्रीम में तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा टेम्परेचर। इसी तरीके से हम कोल्ड की बात करते हैं, इनलेट पे हमारे पास कोल्ड का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे मिनिमम TC1। ठीक है, अब ग्रेजुअली जब ये हमारे पास फ्लो करना शुरू करेंगे आपस में, एक ये जैसे हमने फ्लो करना शुरू किया, आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन में आए, कांटेक्ट में आए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पाइप वॉल है तो इनका कांटेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो हमारे पास थ्रू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम इनर पाइप टू आउटर पाइप। तो जैसे जैसे हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस भी आएगा। सही है, हॉट का टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर रहा है टुवर्ड्स दी कोल्ड फ्लूइड। और कोल्ड का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम दी हॉट फ्लूइड। तो ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोफाइल होगी हॉट की वो डिक्लाइनिंग होगी, और जो कोल्ड की प्रोफाइल होगी वो इंक्रीजिंग होगी, अनटिल इसका फाइनल टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर हॉट का क्या था, TH2, और कोल्ड का फाइनल टेम्परेचर क्या था, TC2। अच्छा, ये दोनों टेम्परेचर है, इनके दरमियान जितनी भी हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ हो जाए हमारे पास, देयर वुड बी हमारे पास क्या कहते हैं, ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा कि जब ये दोनों टेम्परेचर एक दूसरे के बिल्कुल नियर हो जाएंगे, यानी इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा। हमेशा हमेशा TH2 और TC2 के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। हमें इनफाइनाइट लेंथ का रिएक्टर हीट एक्सचेंजर चाहिए होगा ताकि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाए, विच इज़ इम्पॉसिबल। आइडियली इट इज़ पॉसिबल कि दोनों एक ही टेम्परेचर पे पहुंच जाए, लेकिन रियल कंडीशंस में देखा जाए तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू अचीव द सेम टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड एट द आउटलेट। हमेशा हमेशा इनके दरमियान सिग्निफिकेंस रहेगा। ये बात तो आपको पता है, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होता जाता है, हीट ट्रांसफर रेट हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना एफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र होगा, जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हमारे पास लेस एफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र होगा। तो हमारे पास इस पॉइंट पे एट द बिगनिंग हमारे पास हीट ट्रांसफ़र रेट बहुत मैक्सिमम है, बट विद द लेंथ या अक्रॉस द लेंथ और विद द टाइम या विद द लेस टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस होता जाएगा, अनलेस वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आप देखो शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर हमारे पास जो डिक्लिनेशन थी और जो हमारे पास इंक्रीमेंट थी
हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड की प्रोफाइल की, टेम्परेचर प्रोफाइल की, वो बहुत ज़्यादा ही हमारे पास स्टीपर थी। फिर जैसे जैसे हमारे पास लेंथ हम आगे मूव करते गए टूवर्ड्स अक्रॉस द रिएक्टर, तो हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस होता गया, तो हमारे पास जो कर्व था उसकी स्टीप भी हमारे पास रिड्यूस होती गई, उसका स्लोप भी हमारे पास लेस मतलब कम होता गया। ठीक है, और एक ऐसा वक्त आएगा कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल है रियल कंडीशंस में सेम टेम्परेचर डिफरेंस या जीरो टेम्परेचर डिफरेंस अचीव करना अक्रॉस दी हीट एक्सचेंजर लेंथ। ये वाली बात समझ आई? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है अभी। बेटा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को? जी, रोल नंबर 33। Yes, ma'am. टीचर, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी और हीट लॉस बाय हॉट बॉडी दोनों बराबर होंगे ना? ये हाँ। यहाँ पे भी हमारी हीट वेस्ट होती है रेडिएशन की फॉर्म में। देखो बेटा, हीट एक्सचेंजर के अंदर जो ना, अगर हमारे पास दोनों, हमारे पास वो वाले हैं, क्या कहते हैं, अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, दोनों हमारी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो हमारे पास रेडिएशन के हिसाब से कोई हीट लॉसेस नहीं होंगे। और अगर हमारे पास इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि डबल पाइप होगा या शेल एंड ट्यूब होगा, ठीक है, या प्लेट एंड फ्रेम होगा, तो उसके अंदर भी हमारे पास रेडिएशन वाले लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, अब कूलिंग टावर की बट बात करते हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास रेडिएशन लॉसेस बहुत मिनिमम होंगे, नेग्लिजिबल। तो जब भी हम हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हम रेडिएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम सिस्टम बनाते हैं वो क्लोज सिस्टम प्रेफर करते हैं ताकि हीट लॉसेस अवॉइड कर सके। तो जब क्लोज सिस्टम होता है तो रेडिएशन ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल होता है। जो मेजर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हो रही होती है। अगर ओपन सिस्टम हो तो फिर आप रेडिएशन को कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज इट्स मतलब इट इज ऑफ नो यूज। और टीचर, अगर रियल टाइम एग्जांपल में देखें, आपने कहा है कि हमारा ना हॉट बॉडी का टेम्परेचर रिलेटिवली हाई रहता है कोल्ड बॉडी से। टीचर, हमारी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी हमारे ऊपर है और हॉट बॉडी हमारी दोनों कोल्ड बॉडी के दरमियान है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे एनवायरनमेंट से कोल्ड बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर ले। देखिए, हम बात करें हीट एक्सचेंजर डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब जब हीट एक्सचेंजर हम डिज़ाइन करें तो हमें करने नेग्लिजिबल हीट लॉसेस। अगर हम उसका एक्सपोजर इन्वायरमेंट से रखेंगे तो हीट लॉसेस होंगे, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड पाइप यूज़ करते हैं। हीट एक्सचेंजर जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं ताकि इन्वायरमेंट के अंदर लॉसेस ना हो। जितनी हीट हमारे पास, हम क्या कहते हैं, हॉट बॉडी जितनी हीट रिलीज करे वो सारी की सारी कोल्ड बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर वो सारी कोल्ड बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो रही हो, कुछ लॉसेस आ रहे हैं और वो इन्वायरमेंट के लॉसेस आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एक तरह से हमारे सिस्टम के अंदर एरर है। हमें नहीं चाहिए अपने सिस्टम के अंदर आ रहे, यानी आप एक तरह से अपनी, आप अगर एनर्जी आपकी लॉस हो रही है तो एक तरह से आपके मनी भी लॉस हो रही है। यू विल अंडरस्टैंड इट जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे ना, तब ज़्यादा अप्रोप्रिएटली। अगर इन्वायरमेंट के अंदर आपकी हीट लॉस हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा लेंथ चाहिए होगी अपनी कोल्ड बॉडी को हीट अप करने के लिए, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा एनर्जी तो इन्वायरमेंट में लॉस हो रही है। तो आप रिएक्टर की लेंथ इंक्रीज करोगे तो यानी आप ज़्यादा मनी यू वुड रिक्वायर, या आपकी डिज़ाइन कंडीशन ज़्यादा हार्श हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे। यू डू नॉट वांट दैट। ठीक है, तो आप कोशिश करते हो जब भी आप डिज़ाइनिंग की बात करते हो कि जितने मिनिमम लॉसेज हो उतना ज़्यादा आपका सिस्टम बेटर फंक्शन करता है। इन्वायरमेंट के अंदर अगर हीट लॉसेज हो रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छी बात नहीं है। इट्स बड़ा कंस्ट्रेंट है हमारे डिज़ाइनिंग में। ओके टीचर। और वैसे भी ये वाली बात तो आपको पता है, अगर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र उस वक्त होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास हॉट एंड कोल्ड के दरमियान एक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा मैनेज, एकदम तो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। जब एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हीट ट्रांसफ़र रेट भी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही होगी। ठीक है, जी ये मिस। वाली बात।
तो हमेशा हमेशा हमारे पास ये होता है कि हॉट का टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, अब इस जो हॉट फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ये इसकी प्रोफाइल कभी भी कोल्ड से नीचे नहीं जाएगी, ये हमेशा कोल्ड के टॉप पे ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ये सारी की सारी अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर ये हमारे पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर सकता है, उतनी ही मैक्सिमम एनर्जी कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इस हॉट का टेम्परेचर इस कोल्ड के टेम्परेचर से कम हो जाए, या इस कोल्ड का टेम्परेचर इस हॉट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। बराबर हो सकता है, लेकिन कम या ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। हमेशा ये हॉट का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा ना, और कोल्ड का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा। क्या, अच्छा एक एग्जांपल लो, आपने जो है क्यूब, आइस क्यूब है आपके पास, ठीक है, उसको हम कोल्ड कह लेते हैं, उसका भी हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्रीज, ठीक है, और आपके पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 20 डिग्रीज या 26 डिग्रीज, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र हुई, आइस जो है वाटर में ट्रांसफॉर्म होने लगा, यानी इन्वायरमेंट की वजह से आपके जो आइस है उसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर उस वाटर का क्या पहुंच जाएगा? ऐसा हो सकता है कि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाए No, वाटर ma'am. का? हमेशा रूम टेम्परेचर पे रहेगा या रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रहेगा? रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तो वो गेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी हीट ही नहीं है। मैक्सिमम हीट वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा? जितना आपकी रूम आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, उससे ज़्यादा हीट तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा हीट अवेलेबल ही नहीं है। तो कभी भी कोल्ड का टेम्परेचर हॉट के टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा, रिलेटिवली लो होगा, या फिर इनफाइनाइट टाइम पर या इनफाइनाइट लेंथ पर बराबर हो जाएगा। सही है। अब आइस है, बिगनिंग में 4 था, सॉरी 0 था, फिर आफ्टर सर्टेन टाइम उसने जो है 4 डिग्रीज अचीव किया, आफ्टर सर्टेन टाइम 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 से ज़्यादा वो अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रूम ही 20 डिग्रीज पर है। दूसरी बात ये कि शुरू में जब 0 से 4 अचीव करना उसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, उसने विद इन अ मिनट 0 से 4 डिग्रीज अचीव कर दिया। लाइकवाइज 4 से 8 अचीव करना भी उसके लिए आसान था, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट था। 4 से 12 भी अचीव करना आसान था, इसी तरीके से 12 से 16। लेकिन जैसे जैसे वो हमारे पास रूम टेम्परेचर के नियर आता गया, ये हमारे पास उसका टेम्परेचर डेविएशन का प्रोसेस भी क्या हो गया? स्लो हो गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता 12 से 13, 13 से 14 ज़्यादा टाइम में, 14 से 15 और ज़्यादा टाइम में, इस तरह वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। शुरू में तो हमारे पास टेम्परेचर बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज़ होने लग गया, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर के या रूम के टेम्परेचर के करीब आने लगा, ये प्रोसेस भी क्या हो गया? स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, ड्राइविंग फोर्स हमारे पास क्या है? बहुत मिनिमम है। समझ आई ये वाली बात? तो इसी तरीके से शुरू में हमारे पास कर्व क्या होता है? स्टीपर होता है। फिर जैसे जैसे हमारे पास टाइम या लेंथ हमारे पास इंक्रीज होती जाती है, हमारे पास जो कर्व का स्टीप है वो हमारे पास रिड्यूस होता जाता है। कोई प्रॉब्लम इस वाली बात में? नो टीचर। ठीक है, अब हम जो है ये हमने बात की थी पैरेलल फ्लो की। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द काउंटर फ्लो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है। हमारे पास फ्लो क्या है? काउंटर है। जहाँ पे हमारे पास कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास हॉट फ्लूइड का एग्जिट है, और जहाँ पे हमारे पास कोल्ड फ्लूइड एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास हॉट फ्लूइड का इनलेट है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर्स की बात कर लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड का क्या है? TC1, और आउटलेट टेम्परेचर क्या है हमारे पास? TC2। लाइकवाइज हमारे पास हॉट स्ट्रीम का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? TH1, और हॉट का आउटलेट टेम्परेचर क्या है? TH2। अब टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करते हैं अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर लेंथ। ठीक है, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे लेंथ वर्सेस टाइम का। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर हॉट स्ट्रीम का क्या है? TH1। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसी पॉइंट पर हमारे पास कोल्ड का टेम्परेचर क्या है? TC2, राइट? यही है। इसी तरीके से हमारे पास हम इस एग्जिट की बात करते हैं। हमारे पास हॉट का टेम्परेचर क्या है? TH2, और कोल्ड का क्या है? TC1। यानी हमारे पास काउंटर फ्लो है,
तो हमारे पास हॉट का अगर आउटलेट टेम्परेचर है तो कोल्ड का इनलेट टेम्परेचर होगा। अगर हमारे पास हॉट का इनलेट टेम्परेचर है तो उसके रिलेटिव में हमारे पास कोल्ड का आउटलेट टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब प्रोफाइल की बात करते हैं। प्रोफाइल की बात करते हैं, सबसे पहले हॉट की बात करते हैं। हॉट के इनलेट पे हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर होगा यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने मैक्सिमम पॉइंट चूज कर लिया अपने जो हमारी टेम्परेचर प्रोफाइल थी। और हमारे पास TH2 क्या होगा, हमारे पास मिनिमम हॉट का टेम्परेचर होगा, वो हमने अपना चूज कर लिया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं TC1 की। TC1 की बात करते हैं तो TC1 क्या होगा, हमारे पास सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होगा इस पूरे सिस्टम का, तो वो हमने अपना क्या कहते हैं लेबल कर दिया। अब हम बात करते हैं TC2 की। TC2 भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हमारे पास कोल्ड फ्लूइड अचीव कर लेगा, तो हमने उसको लेबल डाउन कर लिया अपने ग्राफ के अंदर। अब प्रोफाइलिंग की बात करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपना टेम्परेचर रिड्यूस करेगा, तो उसका प्रोफाइल क्या होगी, डिक्लाइनिंग होगी। तो क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है अक्रॉस दी लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड क्या कर रहा है, हमारे पास टेम्परेचर गेन कर रहा है, यानी हीट गेन कर रहा है। जब वो हीट गेन करे तो उसकी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। तो हमने क्या किया, इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोफाइल बना दी। अब द प्रॉब्लम इज पैरेलल और काउंटर में हमारे पास जो डिफरेंस आता है, हमारे पास क्योंकि ये काउंटर फ्लो है यानी इसका अपोजिट होगा, तो हमारे पास जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी वो रिवर्स में बनेगी एज कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो। हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमारे पास हॉट का एंड पॉइंट होगा, और कोल्ड का हमारे पास एंड पॉइंट क्या होगा, जो हमारे पास हॉट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमारे पास जो इनका कर्व बनेगा वो एक तरह से एक दूसरे के पैरेलल बनेगा कर्व, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, अच्छा, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस मैनेज रहेगा। अब देखो इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारे पास कोल्ड का क्या टेम्परेचर है, लेट्स से मैक्सिमम से थोड़ा सा कम टेम्परेचर है, जबकि हॉट का टेम्परेचर क्या है, इसके मैक्सिमम से थोड़ा कम, तो ये दोनों क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर हम आउटलेट की बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास हॉट का टेम्परेचर क्या होगा, जो हॉट स्टीम का सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा, और कोल्ड का क्या होगा, जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा। ये वाली प्रोफाइल समझ आई, डिफरेंस समझ आया दोनों प्रोफाइल के दरमियान कि पैरेलल में क्या है और काउंटर में क्या है। काउंटर में क्या है, दोनों प्रोफाइल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और फिर क्या होगा हमारे पास, एक डिक्रीजिंग होगी और एक इंक्रीजिंग होगी, यानी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, सॉरी काउंटर में। और पैरेलल में हमारे पास क्या होगा, पैरेलल में हमारे पास क्या होगा कि दोनों प्रोफाइल एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट होंगी, एक इंक्रीजिंग होगी और दूसरी डिक्रीजिंग होगी, और दे विल मीट एट अ पॉइंट। यहाँ पे देखो दोनों किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, अगर आप लेंथ इनफाइनाइट कर दो तब भी ये दोनों किसी पॉइंट पे मीट करेंगे नहीं, एक सिग्निफिकेंट हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस मैनेज हुआ हुआ है, मेंटेन्ड हुआ हुआ है। जबकि हम पिछली प्रोफाइल की बात करते हैं, एट सम टाइम, इनफाइनाइट टाइम पर या इनफाइनाइट लेंथ पर, देयर वुड बी अ चांस कि ये मीट करें, क्योंकि एक दूसरे की तरफ इंटरसेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि हमारे पास काउंटर फ्लो में क्या है कि एक सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस थ्रू आउट दी प्रोफाइल हमारे पास मेंटेन्ड हुआ है, तो दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। अगर आप इनफाइनाइट लेंथ भी कर लो अपने हीट एक्सचेंजर की, इस ग्राफ को और बढ़ा लो, तब भी दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट। समझ आई ये वाली बात, दोनों की प्रोफाइल के अंदर फर्क समझ आया, और कैसे प्रोफाइल ड्रॉ करिए, डिड यू अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन इस बारे में, प्रोफाइलिंग के बारे में? ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे अपने हीट एक्सचेंजर एनालिसिस की, कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं या हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं परफॉर्मेंस हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास तीन चीज़ें बहुत कम रिक्वायर्ड है हमारे पास। एक हमारे पास रिक्वायर्ड है U, विच इज़ कॉल्ड एज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारे पास रिक्वायर्ड है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर। सही है, कितना हमारे पास हीट ट्रांसफर का सरफेस एरिया है जिसके थ्रू कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों हो रही है। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड देन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर या इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स ऑफ फ्लूइड।
ठीक है, T1 एंड T2। अब सिंस अगर हमारे पास 2 फ्लूइड्स यूज हो रहे हैं तो हमारे पास दोनों फ्लूइड के इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर चाहिए होंगे। अगर हमारे पास 3 फ्लूइड्स यूज हो रहे हैं तो हमारे पास तीनों फ्लूइड्स के इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर चाहिए होंगे। तो जितने नंबर ऑफ फ्लूइड्स हैं उन तमाम फ्लूइड्स के हमारे पास इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड। अब आप ऑब्वियस सी बात है, यू कैन इजीली कॉम्प्रीहेंड कि हम Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या यू कैन से Q इक्वल्स टू HA डेल्टा T। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एनालिसिस की सबसे बेसिक। ठीक है, अभी हमारे पास अभी हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है या डबल पाइप है या हमारे पास कॉइल टाइप है या प्लेट एंड फ्रेम है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू एनी मीडियम तो हम किस तरीके से अपनी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारे पास एक हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ से और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास एक हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास कांटेक्ट एरिया है जिससे हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये जो हमारे पास बेसिक बीच में एक वॉल है। ठीक है, अब जितना हमारे पास हॉट फ्लूइड एनर्जी रिलीज कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है उतनी कोल्ड फ्लूइड एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो हमारे पास लेंथ है या ये जो हमारे पास पूरा एरिया है जितना ये कांटेक्ट में आ रहा है, ये हमारे पास क्या देगा, हीट ट्रांसफर एरिया। अब ऐसा तो नहीं कि ये 2D है, आप इसको इमेजिन करो एज अ 3D। ठीक है, तो ये हमारे पास जितना भी हमारे पास लेंथ और विड्थ मिलाकर जो एरिया बन रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर एरिया, जिस एरिया के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया रिक्वायर्ड है, हमें टेम्परेचर प्रोफाइल्स रिक्वायर्ड है और हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं हॉट की। तो हॉट का, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल फ्लो है, तो हमारे पास इनलेट पे हॉट का टेम्परेचर होगा TH1, आउटलेट पे क्या होगा, TH2। इसी तरीके से कोल्ड का इनलेट टेम्परेचर क्या होगा, TC1, और आउटलेट टेम्परेचर क्या होगा, TC2। ठीक है, एक न्यू टर्म आप लोग याद करें, थीटा। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक किसी पॉइंट पर दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस है ये। अच्छा, ये हमारे पास आपके पास डेल्टा T क्या होता है, TH2 माइनस TH1, या फिर आपके पास डेल्टा T क्या होता है, TC2 TC1। यानी एक फ्लूइड का, यानी एक स्ट्रीम का अगर आप टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल करें, वो आपके पास क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस। ये थीटा क्या है आपके पास, कि दो स्ट्रीम्स का किसी एक पॉइंट पर, किसी एक लेंथ पर, किसी एक टाइम पर टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो है मुझे बताइए कि जो है टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, आप क्या करोगे। जैसे हम आइस वाले एग्जांपल, सॉरी फॉर दैट। अब आप जैसे हम, मैंने अभी आइस और रूम वाली एग्जांपल दी थी, तो अगर मैं कहूँगी आप मुझे बताइए आइस की टेम्परेचर प्रोफाइल या आइस का टेम्परेचर डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करोगे, आइस का इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्रीज, फाइनल टेम्परेचर क्या था, लेट्स से 18 डिग्रीज। तो आपने 18 माइनस 0 आपने बता दिया 18 डिग्रीज हमारे पास डिफरेंस था आइस का एट सर्टेन टाइम। इस टाइम से ये 10 मिनट्स में इतना उसने टेम्परेचर डिफरेंस या इतना उसने टेम्परेचर अचीव किया, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हीट एक्सचेंजर्स की, तो हमारे पास हम क्या करते हैं, हम अपने हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करते हैं। अब जब हर पॉइंट पे टेम्परेचर डिफरेंस मालूम करते हैं तो एक स्ट्रीम का मालूम नहीं करते, क्योंकि हमारे पास हॉट से एनर्जी रिलीज हो रही है टू द कोल्ड। तो हमें इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करना है, हमें इनलेट और आउटलेट के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना है। हमें इससे कोई कंसर्न, मतलब हमारा जो कंसर्न मेजर है वो ये नहीं है कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा हॉट फ्लूइड का और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ये तो हमारे डिजाइनिंग पैरामीटर्स है, ये हम खुद सेट कर देंगे कि हमारे पास इतना इनिशियल टेम्परेचर हॉट का होना चाहिए था, इतना हमारे पास फाइनल टेम्परेचर हॉट का होना चाहिए था, इतना कोल्ड का होना चाहिए था, और इतना कोल्ड का आउटलेट टेम्परेचर होना चाहिए। असल जो हमारा कंसर्न है वो ये कि हॉट कितनी एनर्जी रिलीज करेगा कि वो कोल्ड उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। तो हमारे पास हर इंस्टेंट पे हमें इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए कि अभी हमारे पास हॉट और कोल्ड के दरमियान कितना टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद है, कितनी ड्राइविंग फोर्स मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से इस इंस्टेंट पे हमारे पास लेट्स से हाफ ऑफ द रिएक्टर लेंथ हमारे पास हॉट का टेम्परेचर क्या है और कोल्ड का टेम्परेचर क्या है, इनके दरमियान कितनी ड्राइविंग फोर्स मौजूद है कि एनर्जी या हीट ट्रांसफर कर सके।
हमारे पास हीट ट्रांसफर TH1 और TH2 के दरमियान नहीं हो रही है, हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट TH1 और TC1 के दरमियान, इसी तरह से TH2 TC2 के दरमियान, इसी तरह से TH3 TC3 के दरमियान, इसी तरीके से आगे ऑनवर्ड्स अक्रॉस दी रिएक्टर लेंथ हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। तो हमें जो टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा वो चाहिए होगा इन दोनों का, ना कि हमें इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो हम जो हीट एक्सचेंजर नेटवर्क मालूम करने के लिए, हीट एक्सचेंजर की कैलकुलेशन के लिए जो हम टेम्परेचर डिफरेंस यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे हॉट एंड कोल्ड के दरमियान का टेम्परेचर डिफरेंस। तो इनिशियली हमारे पास हॉट एंड कोल्ड का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, TH1 माइनस TC1, इसको हमने लेबल कर दिया θ1। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आउटलेट पे हमारे पास क्या टेम्परेचर डिफरेंस होगा, TH2 TC2, हमने इसको लेबल कर दिया θ2। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। आगे की बात करते हैं। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा होगा, किसी भी एनर्जी हमें हीट कंटेंट मालूम करना है या एनर्जी कंटेंट मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, MCP डेल्टा T यूज़ करते हैं। ठीक है, तो M क्या होता है हमारे पास, मास फ्लो रेट। CP क्या होगा हमारे पास, स्पेसिफिक हीट। अब ऑब्वियस ही बात है, कोल्ड का अलग मालूम करेंगे, हॉट का अलग मालूम करेंगे। ठीक है, T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है फ्लूइड का, और डेल्टा की क्या, टेम्परेचर ड्रॉप और राइज ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस द हीट एक्सचेंजर। अब ये डेल्टा T क्या है हमारे पास, ये TH1 माइनस TH2 है, या सॉरी TC2 माइनस TC1 है, या TH2 माइनस TH1 है। सही है, ये एक स्ट्रीम की बात हो रही है, ये दोनों स्ट्रीम के कांटेक्ट की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि हॉट स्ट्रीम ने कितनी एनर्जी रिलीज की या कोल्ड स्ट्रीम ने कितनी एनर्जी गेन की। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, MCP डेल्टा T से, क्योंकि एनर्जी कंटेंट की बात हो रही है किसी एक इंडिविजुअल स्ट्रीम की। अगर हीट ट्रांसफर की बात हो रही होती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात होगी, तो आप कोल्ड और हॉट का रिलेशनशिप डेवलप करोगे। अगर एनर्जी कंटेंट की बात कर रहे हो तो आप बताओगे कि किसी भी हॉट बॉडी के अंदर, किसी भी कोल्ड बॉडी के अंदर कितना एनर्जी है या कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। तो वो कैसे बताओगे, MCP डेल्टा T से। और वो डेल्टा T कौन सा यूज करोगे, इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स ऑफ द हॉट बॉडी या इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर्स ऑफ द कोल्ड बॉडी। ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर रेट की बात करेंगे तो आप कैसे बताओगे, वो बताओगे अब UA डेल्टा T से, और डेल्टा T कौन सा रखोगे आप, θ1 या θ2। समझ जाइए ये वाली बात, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी कंटेंट क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट कैसे मालूम करोगे, समझ आ गई ये वाली बात। आगे फर्दर जो है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें अपनी हॉट स्ट्रीम की, हॉट स्ट्रीम ने कितनी एनर्जी रिलीज की कोल्ड स्ट्रीम को, मुझे एनर्जी कंटेंट मालूम करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मालूम नहीं करना है, एनर्जी कंटेंट मालूम करना है। तो एनर्जी कंटेंट कैसे मालूम करूंगी मैं, Q इक्वल टू MCP डेल्टा T। ठीक है, M क्या होगा हमारे पास, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट स्ट्रीम, कि हॉट स्ट्रीम का कितना मास फ्लो रेट है। CP क्या होगी, हॉट स्ट्रीम की कितनी CP है, CPH। हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, इनिशियली हॉट स्ट्रीम का क्या टेम्परेचर था और फाइनल पे उसका टेम्परेचर क्या हो गया, तो TH1 माइनस TH2। ये क्या हो गया, हीट कंटेंट आ गया मेरे पास, कि उसके पास कितना हीट था और उसने कितनी हीट रिलीज की टू द कोल्ड स्ट्रीम। अब कोल्ड स्ट्रीम ने कितनी हीट पिक की, कितनी हीट एब्जॉर्ब की फ्रॉम दी हॉट स्ट्रीम, अगर मुझे मालूम करना है तो मैं कैसे मालूम करूंगी, Q इक्वल्स टू MCP डेल्टा T, वेयर MC वुड बी हमारे पास क्या कहते हैं, कोल्ड का मास फ्लो रेट। CP क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है कोल्ड फ्लूइड का कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और इसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, TC1 माइनस TC2। इनिशियल हमारे पास इनलेट पे कोल्ड का क्या हीट वो कोल्ड का टेम्परेचर था, और आउटलेट पे हमारे पास कोल्ड का क्या टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि टोटल हीट ट्रांसफर रेट या हीट ट्रांसफर रेट क्या है, तो वो मैं कैसे मालूम करूंगी, वो MCP डेल्टा T से मालूम नहीं करूंगी मैं, वो मैं मालूम करूंगी Q इक्वल्स टू UA थीटा M। क्योंकि थीटा मैंने आपको बताया, थीटा क्या है हमारे पास, हॉट एंड कोल्ड के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस दी हीट एक्सचेंजर लेंथ, वो है हमारे पास थीटा। अगर एक स्ट्रीम का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर अगर मैं निकाल रही हूँ तो वो क्या, डेल्टा T। अगर मैं बता रही हूँ दो स्ट्रीम्स के दरमियान कितना टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास मैनेज हुआ हुआ है अक्रॉस दी रिएक्टर हीट एक्सचेंजर लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा।
तो अगर मुझे हीट ट्रांसफर रेट मालूम करना है कि हॉट ने कितनी हीट रिलीज की कितने टाइम पर और कोल्ड ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की अक्रॉस द रिएक्टर लेंथ या हीट एक्सचेंजर लेंथ, तो वो कैसे मालूम करेंगे? Q इक्वल्स टू यू ए थीटा एम। ये रेट बता रहा है मुझे, एनर्जी कंटेंट नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि कितनी एनर्जी उसने रिलीज की, कितनी एनर्जी उसने वो बताई, ये मुझे एनर्जी का हीट ट्रांसफर रेट बता रहा है। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? अंडरस्टैंड इट? एक रेट है और एक सिंपल एनर्जी है। सिंपल एनर्जी की अगर बात करूं, मैं एनर्जी कंटेंट की बात करूं तो आई विल यूज एमसीपी डेल्टा टी। अगर मैं रेट की बात करूंगी तो आई विल यूज, या तो अगर कंडक्शन की बात करी हूं मैं तो Q इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी। अगर मैं बात करूंगी कन्वेक्शन की तो एच ए डेल्टा टी। अगर मैं बात करूंगी ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट की तो मैं बात करूंगी यू ए डेल्टा टी। समझ आई वाली बात? लेकिन अगर मैं एनर्जी कंटेंट की बात करूँ कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब या रिलीज की है, तो मैं किसकी बात करूंगी? एमसीबी डेल्टा टी की। अगर मैं रेट की बात करूंगी जहाँ पे टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा, तो मैं किसकी बात, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी? जो आपने कन्वेक्शन, कंडक्शन या रेडिएशन में जो भी पढ़ा है वो आपने पढ़ा है हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? अच्छा, अब हमने ऊपर जो अब पिछली हमने जो इक्वेशन बताई थी वो थी हमारे पास Q इक्वल्स टू यू ए थीटा एम। यू आपको पता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। कैसे ड्राइव करते हैं अभी आज हम डेरिवेशन भी करेंगे। ए क्या है हमारे पास? हीट ट्रांसफर एरिया। ठीक है, कितना हमारे पास कॉन्टेक्ट एरिया है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू द कोल्ड फ्लूइड। थीटा एम क्या है हमारे पास? थीटा एम है हमारे पास लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है ये भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास क्योंकि हीट एक्सचेंजर होती है तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है अनसर्टेन होता है। अब मैंने आपको दो प्रोफाइल दिखाई थी, एक पैरेलल फ्लो की और एक काउंटर फ्लो की। तो कहीं टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर डिफरेंस कम है। तो जब आप कैलकुलेशन करें तो ऑब्वियसली बात, आप हर इंस्टेंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अभी टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्रीज का था, अभी टेम्परेचर डिफरेंस 18 डिग्रीज का हो गया, अभी टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्रीज का हो गया। तो आप हर पॉइंट पे कैलकुलेट करके उनको सम अप नहीं करेंगे आप। हमने सबसे कन्वीनियंट वे क्या निकाला? हमने निकाला लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इससे क्या होगा कि उन तमाम का मीन निकाले गए, लोगैरिथम मीन होता है, जिससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अक्रॉस द रिएक्टर हीट एक्सचेंजर लेंथ हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस अज्यूम कर लेगा वो। ठीक है, जो हमारे पास प्रोफाइल होगी वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस पे हमारे पास बिल्डअप हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर फ्लक्चुएशन, वो सारी फ्लक्चुएशन को अपने अंदर इंकॉर्पोरेट करके एक हमारे पास एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बता देगा कि हमारे पास दोनों हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के दरमियान कितना एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस दी हीट एक्सचेंजर लेंथ। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको हर इंस्टेंट पे हर टेम्परेचर डिफरेंस पे आपको अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये ज़्यादा हमारे पास कन्वीनियंट वे है इन ऑर्डर टू गेट एक्यूरेट वैल्यू। ऐसे नहीं कि जो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके अंदर काफ़ी वो एक्यूरेट नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट होगी, काफ़ी हद तक एक्यूरेट वैल्यू आएगी। हमने नॉर्मल मीन टेम्परेचर इसीलिए यूज़ नहीं किया। लॉग मीन टेम्परेचर यूज़ करने की वजह ही यही है कि एक्यूरेसी हमारे पास ज़्यादा है इसके अंदर। वरना यूज़ करने को तो हम मीन टेम्परेचर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन we prefer log mean temperature so that we can get an accurate answer and accurate designing of the heat exchanger. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई ऐसी चीज जो अब तक समझ ना आई हो इसके अंदर? बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? मीन जो होता है वो θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1 बिल्कुल, ये ना हो। जी जी बिल्कुल ये होगा। अभी हम इसकी डेरिवेशन करेंगे आगे। Q जो है जब हम कंडक्शन की बात करेंगे तो K बन जाएगा और कन्वेक्शन में H बन जाएगा। जी नहीं नहीं नहीं, ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, तो ये सबका सम अप होगा। ये भी हम आगे कंटिन्यू करें। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये दोनों बस अभी नेक्स्ट, अभी मैं उसी पे ही जा रही हूँ। ठीक है, कोई और कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मूविंग टुवर्ड्स ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जितनी भी हमारे पास क्या कहते हैं कंडक्शन हो रही है या कन्वेक्शन हो रही है, जितनी भी हमारे पास मीडियम्स हैं, उन सब की हमारे पास
परमिसिविटी बताता है कि कितना वो अलाउ करिए हीट ट्रांसफर को। अगर हमारे पास फ्लूइड है तो वो थ्रू कन्वेक्शन हो रहा होगा, अगर हमारे पास सॉलिड है तो वो थ्रू कंडक्शन हो रहा होगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये सबको अकोमोडेट करके एक सिंगल वैल्यू में कंप्राइज कर देता है। अब वो कैसे सबको अक्यूमुलेट, उसको कोई कंसर्न नहीं होता कि वेदर ये सॉलिड के थ्रू हो रही है, वेदर ये हमारे पास फ्लूइड के थ्रू हो रही है, वेदर ये थ्रू रेडिएशन हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सबका सम होती है। तो हमारे पास जब हम हीट एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो हमारे पास के अंदर कंडक्शन भी हो रही होती है, कन्वेक्शन भी हो रही होती है। तो अलग से हम कंडक्शन की कैलकुलेशन करें, अलग से हम कन्वेक्शन की कैलकुलेशन करें तो ये फिजिबल नहीं होता। तो हमने उसका एक सिंप्लीफाइड तरीका क्या निकाला कि हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मालूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर रेट। अब ऐसा नहीं ना आप थ्रू कंडक्शन पूरा हीट ट्रांसफर रेट निकालो, फिर थ्रू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट निकालो, फिर आप उन सबको ऐड करते जाओ हर इंस्टेंट पर, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हमने क्या किया, Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज किया, वेयर जो हमारे पास U है, क्योंकि कहने को कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स में आता है डिफरेंस। एक में हम हीट ट्रांसफर कॉन्स्टेंट यूज करते हैं और एक हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज करते हैं और एक के अंदर हम थर्मल कंडक्टिविटी यूज करते हैं। सेम गोस फॉर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको दोनों को मर्ज करके हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास जैसे डबल पाइप है, ये शेल एंड ट्यूब है, तो वो क्या सिलेंडर है, ठीक है। अगर हम पाइप की बात करें, देखो ये एक अज्यूम करो कि ये हमारे पास पाइप है, हॉलो पाइप है, ठीक है। ये पाइप की थिकनेस है हमारे पास, जो थिक बॉर्डर है ना, ये हमारे पास शो कर रहा है पाइप की थिकनेस। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हॉलो पाइप है ना, तो ऑब्वियस सी बात है अंदर से लेट्स से हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है या कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, व्हाटएवर। इसी तरह से इसकी सराउंडिंग में भी कुछ ना कुछ होगा। अगर तो ये आउटर पाइप है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का आउटर पाइप है, तो सराउंडिंग पे क्या होगी, एयर होगी। अगर ये डबल पाइप का इनर वाला पाइप है, तो इनर पाइप पे क्या होगा, एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, आउटर पाइप पे क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा, अंदर भी एक हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बाहर भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे वो इनर पाइप है डबल पाइप का या है वो डबल पाइप का आउटर पाइप है। सेम गोज फॉर शेल एंड ट्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कैसे मालूम करेंगे, हम इसको पहले तरीके से देखें। ये जो हमारे पास है, ये मैंने थिकनेस को फर्दर क्या कहते हैं जूम कर लिया ताकि हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखो ये हॉलो पाइप है, तो अंदर कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। मैंने उसको कंसीडर कर दिया कि कोई ना कोई इसका इनिशियल टेम्परेचर है, मैंने उसको लेबल कर दिया Ti। फिर ये हमारे पास क्या पाइप है या ट्यूब है, तो ये उसकी थिकनेस है, ठीक है। ये इसका इनर डायमीटर हो गया, ये इसका आउटर डायमीटर हो गया, या ये इसका इनर एरिया हो गया, ये इनर अंदर वाला सर्किल, ये इसका क्या हो गया, आउटर सरफेस एरिया हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टेम्प होगा, फिर ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कह लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर कह लो, या अगर आप डबल पाइप का इनर वाला पाइप है तो ये हमारे पास उसका कोई भी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके सराउंडिंग में ये उसका टेम्परेचर हो गया। तो ये अंदर पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका इनिशियल टेम्परेचर हमने अज्यूम कर लिया Ti। जो पाइप के बाहर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बी इट एयर बी इट एनी अदर लिक्विड, हमने उसका आउटर टेम्परेचर क्या अज्यूम कर लिया, T0, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक एक रेडियस हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास पाइप की थिकनेस हो गई। अब आपको अगर डायमीटर पता हो तो आप डायमीटर से मालूम कर लो, आपको रेडियस पता हो तो रेडियस से यू कैन इजीली कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ पाइप, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एक सर्टेन डिस्टेंस है हमारे पास टूवर्ड्स दी एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर से या फिर हमारे पास जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उससे। अब हम टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास Ti यानी टेम्परेचर अंदर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरीके से बनेगी। पहले हमारे पास मीडियम लेट्स से फ्लूइड है कोई भी, तो हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल एक सर्टेन हमारे पास रेजिस्टेंस होगी और हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल इस तरह बनेगी। फिर हमारे पास पाइप वॉल आ गई है, तो इस वॉल की भी हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो हमारे पास टेम्परेचर प्रोफाइल के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा एज कम्पेयर टू द इनिशियल। ऐसा नहीं होगा कि वन गो में टेम्परेचर प्रोफाइल बन जाएगी। फिर हमारे पास दोबारा से फ्लूइड का फ्लो है, तो उसके बाद दोबारा से हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो टेम्परेचर प्रोफाइल के अंदर भी फ़र्क आएगा। अब इसको इस तरीके से देखो, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर या इनलेट का टेम्परेचर था Ti, आउटलेट का टेम्परेचर था T0। पहले हमारे पास जो हिंड्रेंस आई है, पहले रेजिस्टेंस आई, वो इस फ्लूइड की वजह से आई,
तो हमने उसको मेजर कर दिया, हमने उसको लेबल कर दिया RI यानी रेजिस्टेंस ऑफ इनलेट। ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस आई हीट ट्रांसफर में, वो किसकी वजह से आई? वॉल की वजह से, यानी पाइप की थिकनेस की वजह से। तो हमने इसको क्या कह दिया? रेजिस्टेंस ड्यू टू द वॉल थिकनेस ऑफ वॉल। फिर हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस आई, वो क्यों आई हमारे पास? क्योंकि हमारे पास दोबारा से मीडियम चेंज हुआ और हमारे पास नया फ्लूइड आया, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आई हमने उसको नाम दे दिया R0। तो हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस आ रही है सिर्फ एक सिंगल हॉलो पाइप के अंदर? 3 रेजिस्टेंसेस। तो हम रेजिस्टेंस डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू इसके अंदर? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वही पुराना वाला? जी बिल्कुल, अभी हम उसी पे ही आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। अगर हम बात कर रहे हैं इस RI की, तो ये क्या है हमारे पास? इस जो फ्लूइड हमारे पास फ्लो कर रहा है इनसाइड ऑफ द पाइप, उसकी बात करते हैं। तो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/HIAI। यहाँ पे HI हमारे पास हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है इस फ्लूइड का, और AI क्या हमारे पास? सरफेस एरिया है हमारे पास, इनर रेडियस या इनर सरफेस एरिया जो हमारे पास कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हमने रेजिस्टेंस मालूम कर ली जो हमारे पास इनर रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पाइप वॉल की। ठीक है, पाइप वॉल के लिए हम क्या करेंगे? कंडक्शन की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी उसकी बात करेंगे। कंडक्शन की वजह से रेजिस्टेंस कैसे आएगी? हमारे पास कंडक्शन की जो रेजिस्टेंस होती है हम कैसे मालूम करते हैं? Ln × D0/Di डिवाइड बाई 2/Lk। ठीक है, और ये K क्या है हमारे पास? थर्मल कंडक्टिविटी है। बाकी हमारे पास क्या है? डायमेंशन है कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस और लेंथ हमारे पास इस सिलेंडर की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन। फिर हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन। तो हम दोबारा से क्या करेंगे? कन्वेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि फ्लूइड है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/H0A0। जो H है हमारे पास वो क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इस फ्लूइड का, और A क्या है हमारे पास? सरफेस एरिया जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसी क्वेश्चन? रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस वापस सुन लेते हैं। हम क्या हमारे पास हॉलो पाइप है। ठीक है, अब पाइप की इनर उसकी बात करते हैं। पाइप के अंदर से कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी वो उस फ्लूइड की वजह से होगी हीट ट्रांसफर में। हमारे पास टेम्परेचर यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर यहाँ तक हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास जब टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास तो हीट फ्लो होगी। अब हीट फ्लो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल विदाउट एनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो ये फ्लूइड क्रिएट करेगा। तो अब ये फ्लूइड जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो कौन सी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा? रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन होगी ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन हो रही है, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे? इस Ti हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास क्या है? हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू कंडक्शन। तो हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन हो रही है, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? सॉलिड वॉल की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम उसकी रेजिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? जो हमने फोरियर्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था। तो हमने क्या यूज़ किया था? Ln R0/Ri 2/Lk। तो हम वही फॉर्मूले से पाइप वॉल की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे कि उस पाइप वॉल की रेजिस्टेंस कितनी है जो हमारे पास हीट ट्रांसफर के अंदर हिंड्रेंस आ रही है। फिर थर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास किसकी वजह से? वो क्या है? फ्लूइड की वजह से जो सराउंडिंग में है हमारे पास इस पाइप के। तो वो क्या है? फ्लूइड की वजह से रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है हम किस तरीके से मालूम करेंगे? 1/H0A0। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये आप लोगों ने कन्वेक्शन के अंदर पढ़ा था, या आप लोगों ने कंडक्शन के अंदर पढ़ा था। अगर हमारे पास फ्लूइड की वजह से रेजिस्टेंस है तो यू विल यूज द फॉर्मूला फ्रॉम कन्वेक्शन। अगर आपके पास सॉलिड की वजह से है रेजिस्टेंस तो यू विल यूज फॉर्मूला फ्रॉम कंडक्शन। कोई प्रॉब्लम? अब आगे तो हमने बात करी थी सिलेंडर की, अब हम आगे बात करते हैं इसी को ही हम दोबारा से करेंगे। हम पाइप वॉल की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक वॉल है।
ठीक है, अब हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है अक्रॉस दी वॉल। यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। लेट्स से यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर है हमारे पास Ti, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर है T0। ठीक है, अब हमें मालूम करना है कि कितनी हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट है। तो हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी कि कितनी ओवरऑल रेजिस्टेंस है। सही है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, हमने उसको लेबल कर दिया Ri। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस होगी क्योंकि सॉलिड वॉल है तो ऑब्वियसली बात है उस वॉल की भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, हमने उसको लेबल कर दिया Rw। लाइकवाइज यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड की भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, हमने उसको लेबल कर दिया R0। सही है, क्योंकि हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम Ti टू T0। तो हमारे पास कितनी मीडियम्स है, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3। तो जितने मीडियम्स होंगे उतनी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली हर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम 1 के रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू कन्वेक्शन, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी 1/HI/AI। अब हम बात करते हैं मीडियम 2 की। मीडियम क्यू क्या है, हमारे पास सॉलिड है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी ड्यू टू कंडक्शन, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी X/KA। अगर अब हम बात करते हैं मीडियम 3 की। मीडियम 3 में हमारे पास क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू कन्वेक्शन, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1/H0A0। समझ आई ये वाली बात, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम। टेम्परेचर प्रोफाइल भी हमारे पास वेरी करेगी क्योंकि हमारे पास मीडियम चेंज हो रहा है तो हर मीडियम की अपनी अलग रेजिस्टेंस होती है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल वुड डिफर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? मिस ये एरिया जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल का एरिया कैसे निकालते हैं? सॉरी, जो सर्कल का था पीछे, सर्कल का जो था, सर्कल का एरिया भी रेडियस अगर आपके पास नोन होता है ना, आपके पास या तो रेडियस नोन होगा या डायमीटर नोन होगा। नहीं, आपको वो जो डायमेंशन पहले हमने इस्तेमाल किया था फॉर्मूला पैरामीटर हीट, वो वाला हमने जब कंडक्शन की थी तो हमने सिलेंडर्स की जब कंडक्शन के बारे में बात की थी, कंडक्शन थ्रू सिलेंडर्स या कंडक्शन उनकी सॉरी सिलेंडर, तो उसके अंदर हमने रेडियस या एरिया मालूम किया था। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमारे पास डायमेंशंस गिवन होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जीरो से मालूम करना होगा। आपके पास डायमीटर गिवन होगा तो ही आप एरिया मालूम कर सकते हो, आपके पास रेडियस गिवन होगा तो ही आप एरिया मालूम कर सकते हो। तो कोई ना कोई एक पैरामीटर तो आपके पास गिवन होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है डायमेंशंस नोन होंगे तभी तो आप हीट ट्रांसफर रेट मालूम करोगे। इवन पाइप वॉल की भी अगर हम बात करें, सॉलिड वॉल की भी, तो उसमें भी आपको जो है लेंथ गिवन होती थी, थिकनेस गिवन होती थी, तो ही आप एरिया मालूम करते थे और तो ही आप हीट ट्रांसफर रेट मालूम करते थे। आप दोबारा से न्यूमेरिकल्स देखिए पुराने वाले, डायमेंशंस गिवन होंगी, ऐसा नहीं है कि आपको डायमेंशंस खुद से कैलकुलेट करनी होगी। लम्प सिस्टम को मत मिलाइएगा आप कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से। लम्प सिस्टम वॉज डिफरेंट, उसके अंदर हमें जब एरिया मालूम करना होता तब भी हमारे पास डायमीटर गिवन होता था, रेडियस गिवन होता था। ठीक है, आगे मूविंग ऑन, हम सिलेंडर की बात करते हैं। सही है, हमने सिलेंडर की भी बात की थी, पाइप वॉल की बात की थी, हम अभी उस पिछले वाले सिलेंडर की बात करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द पाइप वॉल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द आउटर फ्लो। हम क्या टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन सब का सम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 1/HI/AI लेस ln D0 DI 2πLK प्लस 1/H0A0। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये फ्लूइड की वजह से, और ये वाली रेजिस्टेंस जो सेंटर मिडिल वाली वैल्यू है ये कंडक्शन की वजह से। तो हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स में हम यही करते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी मोड से हीट ट्रांसफर हो रही हो, चाहे वो कंडक्शन से हो रही है, चाहे कन्वेक्शन से हो रही है, हम ओवरऑल उसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाल कर हम डायरेक्टली हीट ट्रांसफर रेट मालूम करते हैं रेदर देन डूइंग इट इंडिविजुअली। ठीक है, अब कैसे करते हैं, हमने रेजिस्टेंस मालूम कर ली टोटल। अब हमारे पास Q इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन R टोटल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्वेक्शन में भी पढ़ा होगा, कंडक्शन में भी पढ़ा होगा आपने। अब 1/r जो r इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर होता है UA के, और ये U क्या है हमारे पास, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इस UA को सब्स्टिट्यूट कर दूं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, तो आई विल गेट Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T। अब सिंस मैं बात करूँ हीट एक्सचेंजर्स की, तो मैं डेल्टा T यूज नहीं करूंगी, मैं LMTD यूज करूंगी, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों यूज करूंगी ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, Q इक्वल्स टू, अगर हम हीट एक्सचेंजर के लिए हीट ट्रांसफर हमें मालूम करना है रेट, तो हम कैसे मालूम करेंगे, Q इक्वल्स टू UA डेल्टा T LM, और डेल्टा T क्या होगा हमारे पास, LMTD। ये हम नॉर्मल डेल्टा T यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ये U क्या सिग्निफाई कर रहा है हमारे पास, U सिग्निफाई कर रहा है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जितनी है वो सिग्निफाई कर रहा है हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अच्छा, दूसरी बात ये, इस एरिया को मत भूलिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे U से, ये U A से रिप्लेस होगा, यानी इट्स अ मल्टीपल ऑफ हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एरिया को, जितना हमारे पास कॉन्टेक्ट एरिया होगा और जितना हमारे पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा, उतनी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगी। सिर्फ U से हम 1/r को रिप्लेस नहीं करेंगे, 1/r हमारे पास या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू द सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ठीक है। अच्छा, ये वाली बात भी आपको पता है कि हमारे पास जितना हमारे पास इनिशियल पे हीट ट्रांसफर रेट होगा या इनलेट पे होगा या हमारे पास सेंटर पॉइंट पे होगा, उतना ही हमारे पास आउटलेट पे होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हीट लॉसेस नेग्लिजिबल अज्यूम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम हीट लॉसेस हो, तो जितना हमारे पास इनलेट पे हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही हमारे पास आउटलेट पे हो रहा होगा। तो अगर मैं सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर के सेंटर पॉइंट पे जितना हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है वो सारा का सारा हमारे पास पाइप वॉल के पे जाएगा हीट ट्रांसफर, और वही हमारे पास आगे पाइप वॉल से टुवर्ड्स द नेक्स्ट मीडियम ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मुझे हीट ट्रांसफर मालूम करना है तो मैं किसी इनलेट पे मालूम कर लूँ या आउटलेट पे मालूम कर लूँ, तो हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगी। ये कंडक्शन में भी हमने किया था, कंडक्शन में भी अगर हमारे पास टोटल सारी वैल्यूज गिवन नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, सिर्फ इनलेट पे मालूम कर लेते थे कि हीट ट्रांसफर रेट इनलेट पे क्या है या पाइप के एक इंटरफेस पे हीट ट्रांसफर क्या है, तो दूसरे इंटरफेस पे भी वही हीट ट्रांसफर होगा, क्योंकि लॉसेस क्या है, नेग्लिजिबल है, मिनिमम है। ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं 1/UA यानी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू द सरफेस एरिया इक्वल्स टू 1/UIAI, यानी जो हमारे पास इनर इंटरफेस पे जो हमारे पास फ्लूइड है उसका एरिया और उसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बराबर है, या फिर हमारे पास आउटर इंटरफेस पे जो हमारे पास सरफेस एरिया है या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसके बराबर है। इन ऑल ये हमारे पास बराबर है टोटल रेजिस्टेंस के, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लूइड या रेजिस्टेंस ड्यू टू मीडियम 1 प्लस रेजिस्टेंस ड्यू टू मीडियम 2 एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू मीडियम 3। अब यही वाली बात उन्होंने दोबारा कही है कि हमारे पास इन्होंने, अगर हम इसको देखा जाए इस इक्वेशन को, तो हम कह सकते हैं यू आई इक्वल्स क्या कहते हैं, हमारे पास इनर जो हमारे पास इंटरफेस है उसके ऊपर जो हीट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और सरफेस एरिया है ये बराबर है हमारे पास जो आउटर हमारे पास इंटरफेस है उसका सरफेस एरिया और उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इनर इंटरफेस पर आउटर इंटरफेस पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अंदर वाले इंटरफेस का और बाहर वाले इंटरफेस का सेम होगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है या एरिया डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे पास ये इसके अंदर फर्क आएगा, लेकिन ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट सेम होगा। ओवरऑल हमारे पास मल्टीपल ऑफ UIAI बराबर होगा U0 A0 के, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास UI और U0 बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, बिकॉज अभी हम LMTD कल करेंगे। कोई क्वेश्चन?